Welcome to Sports Kid MMA. My name is David Andrew, and I have the opportunity of being your host for today. Unless you've been living under a rock for the past few years, you'll realize that the Indian MMA scene has been blossoming over the past few years. We have a number of fighters competing, both male and female fighters competing in international promotions. And today we have the pleasure of having a conversation with one such fighter, an MMA fighter who began his career, professional MMA career, as a heavyweight and astonishingly today competes as a featherweight. He has an MMA record of 12-7, and prior to his most recent outing was on a 7-fight unbeaten win streak. A fighter who has been competing in MMA for the past 12 years and has improved over the period of his MMA career, which is in a really astonishing manner. And we're really proud to introduce you to Vikas Singh. Thank you so much for being with us today, Vikas. Thank you so much for taking out the time. And I hope that you're doing well and that you've had a great time coming back from Orlando. Thank you so much, bro. I mean, the first question that that we would like to ask you is that, and this is one of the biggest achievements that we wanted to mention, is that you're the first Indian to compete in PFL. And I mean, आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, हम सब जानते हैं इंडियन फाइटर्स के लिए कितना बड़ा ड्रीम होगा ये. और वही हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि एज एन इंडियन हु गॉट टू compete in such a big league, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या क्या आपको सीखने को मिला? Okay, so first, thank you, David. सेकंड थिंग, जहाँ तक आप पीएफएल की बात कर रहे हैं, पीएफएल से पहले भी मैं सुपर फाइट लीग एंड मैड्रिड फाइट मैच सब खेल चुका हूँ. सो मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली पीएफएल इज अ सीरियसली ह्यूज प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड. और उससे पहले जो मैंने 1.5 महीना फाइट कैंप किया है मार्कस में इन फिलाडेल्फिया, so many fighters. Almost एक बार में आपके साथ 40-45 fighters on mat. A huge team, the UFC fighters, Bellator fighters, PFL fighters, Cage Fury fighters, Cage Warrior fighters. It's all is there on one roof. So basically, it's not a tough but awesome experience is there. 1.5 month, my fight camp is there in Philadelphia. So peaceful, so nice. एंड आई फील आफ्टर द फाइट कैंप, जब मैं फाइट खेलने के लिए गया था पीएफएल में, सो सीरियसली आई लाइक लुक लाइक अ स्पारिंग. ठीक है, फाइट है, मिस हैपनिंग्स होती हैं, दैट्स फाइन. विन एंड लॉस दो खेलेंगे तो एक तो जीतेगा ही. बट सीरियसली पीएफएल एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आने वाले समय में जब इंडियंस और वहां पर जाएंगे खेलेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, लिटरली हमने इंडिया से निकल के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया है. और जहां तक आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे, सो एक्सपीरियंस वाइज, सो बेसिकली केज इज सेम ऑलवेज. Yes. आप कहीं भी फाइट कर रहे हैं, केज इज सेम. बट सेकेंड थिंग इज इन्वायरमेंट, टाइम पंक्चुअलिटी, एंड सो मीन्स ऑफ एवरीथिंग इज परफेक्ट टाइम. आपको बोल दिया गया है ये चीज इस टाइम शुरू होगी, ये चीज इस टाइम शुरू होगी. 1 second, no, nothing. Everything is on time. तो मुझे लगता है एथलीट्स के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको हर चीज सब चीज टाइम पे मिलनी चाहिए, चाहे वो आपका वेइंग हो, चाहे आपका फूड हो, चाहे आपका शूट हो, चाहे आपका फाइट ट्रेवल हो. मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग इज ऑन टाइम. और आप उनके भी प्लेटफॉर्म जो वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया को, वो बहुत ही अलग है. इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन आप देख लीजिए, जी. वो बहुत अलग लेवल पे है. ऑसम, सीरियसली. जी. मतलब हम यूएफसी टीवी में देखते हैं, आपने पीएफएल भी शायद बड़े स्क्रीन पे देखा होगा. मैंने भी वापस आने के बाद देखा है. सीरियसली मैंने खुद की फाइट को भी काफी बार देखा है. सो आप वो चीजें यदि कंपैरिजन करेंगे तो सीरियसली बहुत डिफरेंट है. बट बिल्कुल. एज ए एथलीट मैं बोलूं तो सीरियसली मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. पीएफएल इज नॉट अ स्मॉल प्लेटफॉर्म, यू नो वेरी वेल. और सेकेंड थिंग, वहां पर जाना ही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा टास्क ही कह सकते हो आप, क्योंकि मैंने 10 साल दिए हैं खुद को. जी. जैसे आप बोल रहे हो कि मैं हेवीवेट खेल रहा हूँ, मैं 2012 से खेलना शुरू किया था, आज 2023 हो गया.
बहुत सी इंजरियों से भी जूझा हूँ मैं, बहुत सफर भी किया है मैंने, बट ठीक है, एथलीट की लाइफ में सब चीजें चलती हैं। बट 10 साल देने के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट हाँ, मैं अभी यहाँ रुकूंगा नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी मुझे बहुत आगे रहना है। बिल्कुल। दैट लास्ट लाइन इज अमेजिंग बिकॉज हमें पता है आप एक फाइटर हैं और आप शुरुआत से ही फाइट कर रहे हैं। मैंने आपका एक प्रीवियस इंटरव्यू देखा था लॉकर रूम के साथ, जिसके अंदर आपने अभी वो बात फिर से दोहराई थी कि दो लोग जब खेलते हैं तो एक बंदा गिरता है, एक बंदा हारता है, बट मेन चीज यही है कि वापस जाके फिर से you have to try again. And I remember that interview and you mentioned that and that. And I mean, आपने ये जो पॉइंट मेंशन किया ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन टर्म्स ऑफ द punctuality. I have also attended a few shows in Delhi and I understand कि क्या डिफरेंस रहता है. I'm sure आप as an athlete आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा to have everything on time. Weight cut must have gone much better and stuff like that. And I sincerely hope that as this MMA scene in India improves, आप जैसे फाइटर्स की वजह से ये सारे जो सजेशंस है, ये सारे प्रमोटर्स जो हैं यहाँ पे इन सजेशंस को ले और फिर इनको इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि आपकी वजह से ही ऐसे फिर इन चीजों पे स्पॉटलाइट पड़ती है. जी, तो इससे मैं अपने नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ कि आपने मेंशन किया था कि आपने फिलाडेल्फिया में ट्रेन किया है इस बार, बट आपका जो ओरिजिनल जिम है, होम जिम है, वो टीम रिलेंटलेस है. तो मेरा ये सवाल रहेगा कि टीम रिलेंटलेस के साथ जब आपको कॉल आया कि आप पीएफएल में परफॉर्म करने वाले हैं एंड यू हैव अ फाइट रेडी, व्हाट वाज द मतलब आपका क्या आपकी ओरिजिनल टीम का क्या अप्रोच रहा? क्योंकि जहां तक मुझे पता है आप दिसंबर के एंड में ही जा पाए थे फिलाडेल्फिया ट्रेन करने के लिए अपने कैंप के लिए. तो उससे पहले व्हाट वाज द प्रिपरेशन बाय टीम रिलेंटलेस एंड कैसा रहा वो तैयारी उसके लिए? तो बेसिकली ये चीज हमारे दिमाग में 6 महीने पहले आ गई थी शायद से, ओके. ऑलमोस्ट, लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी अभी कि जी. इंडिया से वो किसी को ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूएस वीजा इजी थिंग नहीं है. सो जब ये शुरुआत हुई तो मेरे कोच जैसा आप जानते हैं मिस्टर जितेंद्र खरे, मैं जी. उनके साथ पिछले 3-4 साल से हूँ और इससे पहले भी एक फाइट उनकी तरफ से ही खेला था. तो उनका कहना यही था कि आप ये मान लो विकास कि यदि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है दैट्स फाइन, लेकिन यदि उन्होंने आपको बोला है तो इसका मतलब आपका फाइट कैंप आज से शुरू हो गया है. जी. सिंपल. और जहां तक मेरी टीम का सवाल है, हमने टीम के लिए सरप्राइज ही रखा था कि जब तक वो लोग अनाउंस नहीं करेंगे हम उनको बताएंगे नहीं. हाँ, हम ट्रेनिंग करेंगे अपने पेस पे, ऐसे फाइन, जिसके लिए मेरी टीम हमेशा साथ रहती है, उसमें कोई दो राय है नहीं. और मेरे कोच का भी हमेशा यही कहना होता है कि मैं किसी को बाउंड नहीं करता हूँ विकास. मुझे लगता है कि किसी को ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना चाहिए और मुझे लगता है उसका पोटेंशियल है, तो मैं खुद से बोलता हूँ यू कैन गो एंड ट्रेन. सो जीतू सर ने मुझे फाइट कैंप वगैरह सब अरेंज करके दिया था. उससे पहले भी मेरा 2 महीने ऑलमोस्ट अच्छा फाइट कैंप यहाँ रहा था. तो जीतू सर एंड उनके एक फ्रेंड है कोच निक करके, इज रेसलिंग कोच इन यूएस. यस. यस. हाँ, तो उन दोनों ने मिलके ये सब करके दिया था. तो वहां पर मार्कस में जब मैं पहुंचा तो वहां पर जो हेड कोच हैं मिस्टर जॉन, फैबुलस, मतलब उनके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए. जी. ऑसम मीन्स ऑसम, सिंपल, डज नॉट मैटर. आप इंडिया से हो, आप कजाकिस्तान से हो, आप अमेरिका से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके लिए वो 100% हमेशा खड़े होते हैं और आपको कॉर्नर करते हैं बकायदा मैच पे. आपकी गलतियां आपको बताते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप ऐसा गलत कर रहे हो, आप इसको ऐसे सही कर सकते हो. एंड सो मेनी थिंग्स, या. बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे वहां पे. ऑन सीरियस नोट, यदि लोगों को बाहर खेलना है तो कम से कम ट्रेनिंग के लिए यहाँ से निकलना सीखो. और ये आपके कोच पे डिपेंड करता है कि आपका कोच आपको कैसे गाइड करता है. क्योंकि बहुत सा ऐसा भी होता है डेविड कि लोग आपको बाउंड करते हैं, क्या करेगा बाहर जाके, ऐसा राइट. नहीं करना चाहिए, क्या ऐसे यहाँ भी ट्रेनिंग कर ले, ऐसा कुछ नहीं कराते हैं वो लोग. ये सब ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली. आपको लगता है आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही खेल सकते हो तो इट नॉट पॉसिबल. सो कम से कम ये दिमाग में रखो कि आपको एक अच्छी फाइट टीम, एक अच्छा फाइट कैंप आपको हमेशा चाहिए जब आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है. और जीटी सर की एक बात मुझे याद है, बहुत सिंपल सी एक बात बोली थी कि विकास, आप जिन लोगों के साथ 4 साल से ट्रेन कर रहे हो ना, आपको उनका पैटर्न ऑलरेडी पता है. जी.
सिंपल। तो आपको वो सब चीजों से निकल के कुछ अलग करना पड़ेगा। आप सिंपल है, आप 45 लोगों के ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आज आपके साथ कौन पार्टनर है, कल कौन होगा, कल कौन होगा। आप पर डे एक पार्टनर भी काउंट करोगे तो आपके 1.5 मंथ निकल जाता है। सही तो बात। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप किसी को रीड कर सकते हो? तो वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा मेरे फाइट कैंप का। और ह्यूज थैंक्स ऑल माय कोचेस, जितेंद्र सर, निक सर एंड स्पेशली कोच जॉन, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे वहां पे जाके। आई मीन वो भी एक बहुत बड़ी बात है टू गो अब्रॉड. It's such a different like traveling abroad itself and having to settle down there for like 2 months and practicing. वो एक अलग उसमें I mean settling down में time लगा होगा. And the fact that आप इतने comfortably रह पाए, I'm sure ये team ने आपको बहुत ज्यादा support दिया. And उससे आपके इस answer से मैं उसी बात पे आना चाहता था कि ये भी एक काफी debate रहता है. Certain coaches do not allow their fighters to go to a different camp to train. And आपके coach ने आपको अलाउ किया so that you get different opportunities, different looks from different fighters. And that is also I think very important, and thank you for shedding light on that because other fighters also need to know that कि I think थोड़ा सा ये एक concept of loyalty एक है जिम में जो रहता है. But I think as long as you are looking to improve, whatever will allow you to improve, your coach should allow you to do that. And if that is something that will help you, you should be going forward with that, right? So thank you for shedding light on that. I mean, इससे अब I just wait क्योंकि आपने अपने पहले सवाल के अंत में ही बोला था कि ये काफी टफ सिचुएशन था मेरे लिए, यहाँ पहुंचना ही बहुत टफ सिचुएशन था, पर अभी मैं रुका नहीं हूँ, ये आखिरी बार नहीं है जो मैंने किया. तो मेरा ये सवाल रहेगा कि अभी आपके अगले जो भी फाइट होगा जहां पे भी होगा उसके अंदर व्हाट वुड बी द फर्स्ट और व्हाट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इम्प्रूव करना चाहोगे, समथिंग दैट यू वुड लाइक टू फोकस ऑन गोइंग इनटू द नेक्स्ट फाइट? ओके, सो डेविड, मेरा इस चीज पर कहना ये है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। देखो, इम्प्रूवमेंट आपको, मेरा मानना है कि इम्प्रूवमेंट आप पूरी लाइफ करते हो, ठीक है? चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपका गेम हो, चाहे आपका सो मेनी थिंग्स, आपकी लाइफ हो, कुछ भी हो, आप हमेशा ये सोचते हो कि मुझे एक स्टेप और अच्छा इंप्रूव करना है, मेरे को एक स्टेप और अच्छा इंप्रूव करना है। सो जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, मैं जब पहले फाइट्स खेलता था तो आपने भी फाइट देखी होंगी, तो मुझे लगता था कि यार शूट करना चाहिए, शूट करना चाहिए, शूट करना चाहिए। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जो स्ट्राइकिंग वहां पे की ना, सो मुझे लगा यार मैं स्ट्राइकिंग कर सकता हूँ, और मुझे लगता है मैंने की भी। सिंपल, ठीक है? किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता है, बात अलग है। और जहां तक इम्प्रूवमेंट का सवाल है, ठीक है, मैं अपनी रेसलिंग पे इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, जो हमेशा करता आया हूँ, ठीक यस. है? मुझे और रेसलिंग करनी है, मुझे और स्ट्राइकिंग इम्प्रूव करनी है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं नोटिस करता हूँ। अभी मैं वापस आने के बाद मैं अपनी फाइट ऑलमोस्ट पिछले 10 दिन में ना करते करते भी 10 बार देख चुका हूँ मैं, ठीक है? वो मैं केवल इसलिए देखता हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, और मुझे कहाँ पर और सही होना चाहिए। So self reflection is always important. जरूरी Yes. है। और आपके कोचेस का भी वही नजरिया होना चाहिए आपके लिए, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कोच के साथ, कि सर मेरे को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या लगता है? कोच से नहीं विकास, ये ठीक है, ऐसा नहीं, तुझे वैसा भी करना चाहिए। हम्म. सो आपको इम्प्रूवमेंट तो हर चीज में करनी ही है, सिंपल। जी. कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहली फाइट खेल रहे हो, 10वीं फाइट खेल रहे हो, डज नॉट मैटर। आपको पता है आपको कहाँ पे आपका गेम वीक है, कहाँ पर प्लस पॉइंट्स है, आप अपने प्लस पॉइंट को प्लस कर सकते हो, लेकिन वीक पॉइंट को कम से कम अपग्रेड कर लो। I understand. Yes. Thank you. So इससे आपके इस आंसर से मैं एक दूसरे क्वेश्चन में भी जाना चाहूंगा, लाइक सॉर्ट ऑफ अ फॉलो अप क्वेश्चन. और उस दैट स्पेसिफिकली कम्स टू द पॉइंट कि मैंने आपके प्रीवियस इंटरव्यू में सुना था कि यू डोंट नेसेसरली बिलीव इन स्टडिंग योर ओपोनेंट योरसेल्फ, आप वो अपने कोच पे छोड़ देते हैं. तो मेरा बस एक सवाल रहेगा कि लाइक ये आपका एक फिलॉसफी रहा है अप अंटिल नाउ. Do you think that at some point in time you will be open to changing this philosophy and trying out the other way in which आप मतलब एक स्पेसिफिक आपको अपोनेंट पता है तो आप उसके स्पेसिफिक स्टाइल के लिए प्रैक्टिस करें? दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन लाइक आई हैड हियर.
सो बेसिकली जैसा आपको पता है कि मेरा अपोनेंट फाइनल लास्ट टाइम पे चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट 3-4 डेज। यस। ठीक है, तो कबासा इज अ प्रॉपरली रेसलिंग बैकग्राउंड, जो इससे पहले मेरा अपोनेंट था। एंड मुझे याद है, मेरे को मंडे को फ्लाई करना था, या मंडे ट्यूसडे थर्सडे, हाँ तो मतलब 3 दिन पहले मुझे जब फ्लाई करना था, तो मेरे को मैसेज आया था मेरे मैनेजर का कि विकास योर अपॉइंटमेंट इज बैक आउट। फिर मैंने उससे पूछा हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, तो इससे कि कुछ वीजा इशू है, तो दिस इज फाइन। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन लगेंगे कि आपके देखते कोई नया अपोनेंट निकलता है। तो उन्होंने फिर मेरे को अपोनेंट निकाल के दिया, बट मेरे एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे। ठीक है, मुझे मैं क्या खेलना है उससे पहले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। और जहाँ ये सबको पता है कि आपको फिर स्टडी टाइम कम मिलता है सिर्फ, या जो मेजर पॉइंट होता है। लेकिन मैं इसको एक्सक्यूज नहीं देना चाहूंगा, सिंपल, क्योंकि लोगों को लगता है कि फाइट के बाद यदि आप जीत जाते हो तो आप ये बोलते हो, हार जाते हो तो आप ये बोलते हो। दिस इज फन, नो एक्सक्यूज, लॉस इज लॉस, विन इज विन, सिंपल। बट ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आपका अपोनेंट चेंज होता है। ठीक है, आपके लिए भी, आपके कोचेस के लिए भी, आपकी टीम के लिए भी, जो आपको आपके दिमाग को उस तरह प्रिपेयर कर रही है, यस। दिस थिंग टू इजी, दिस थिंग टू टफ। सो रेसलिंग के साथ मुझे रेसलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। लेकिन जब वो टाइम, सडन टाइम के बाद वो चीज चेंज होती है, तो और आप ऑलरेडी वेट करते हो, डाइट पे हो, सब चीज आपकी चल रही है, आपके दिमाग में ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस सेट हो गया है कि आपको ये करना है, ये करना है। यस। सो वहां पर आके कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट इट्स फाइन। मैं फिर भी ये कहूंगा कि आपसे अच्छा आपका कोच स्टडी कर सकता है आपको अपोनेंट को। आप बस बैठ के साथ में जज कर सकते हो कि सर ये चीज ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है ये हम कर सकते हैं। बट आपको जब 4 दिन इस चीज के लेंगे तो थोड़ा सा टफ होता है, बट दैट इज फाइन, गेम इज गेम। आई मीन सो या आई थिंक आपका पॉइंट, आई थिंक आपका जो पर्सनल फिलोसफी उसमें पॉइंट ये है कि एक थर्ड पर्सन अपना एक पर्सपेक्टिव बेटर दे पाएगा इस पे, जो मेरा कोच है, जो मेरे ट्रेनर्स हैं, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे विल बी एबल टू गिव मी बेटर एडवाइस ऑन हाउ टू गो अबाउट अ फाइट। सो आई कंप्लीटली गेट दैट पॉइंट। एंड जैसे मैंने इंटरव्यू में मेंशन किया था कि आपने अपना एमएमए का प्रो डेब्यू हैवीवेट में किया था, तो मेरा एक सवाल था कि at any point in the future do you see yourself moving up a weight class perhaps again, because आप compete कर चुके हैं, अच्छा perform भी कर चुके हैं weight classes पे, तो if there would be a possibility of you moving up, what would be the possibility? क्वेश्चन थोड़ा सा सिस्टम से बाहर है, ठीक है, बट दैट इज फाइन। सो बेसिकली जहाँ जहाँ तक आप ऊपर वेट क्लास की बात कर रहे हो, मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा, सिंपल। Okay. ठीक है, क्योंकि बेसिकली देखो, रीच एडवांटेज, हाइट एडवांटेज, और सी स्ट्रेंथ एंड पावर हर चीज में। और जहाँ तक फर्स्ट फाइट की बात है, मुझे उस टाइम तक एमएमए की इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और आप भी जानते हो 2012 में एमएमए को कोई इतना समझता भी नहीं था और जी। पहले से जानता भी नहीं था। तो उस टाइम ये था कि ठीक है भाई, हरियाणा से हैं, खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन उस लॉस के बाद जब दिमाग सेटल होना शुरू हुआ ना, यार नहीं, अब तो गेम ही गया, अब तो यही गेम करना है। हम्म। सो उस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से मैं, ऑब्वियसली आप सीधा हैवी वेट से फेदर वेट तो नहीं आ सकते हो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको ये शो ऑफ का गेम नहीं है। हम्म। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर सब चाहिए होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने 2012 से जब धीरे धीरे कट करना शुरू किया, मतलब मैंने साल में 5-5 किलो वेट भी कट किया पूरे साल में, ताकि स्ट्रेंथ और पावर बची रहे। हम्म। लोग कट करते हैं साल में 10-12 किलो भी कट करते हैं, हाँ। बट मुझे उतना नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैं आराम से करूँ, रिलैक्स होके करूँ, चलेगा मुझे, क्योंकि मुझे लंबा खेलना है। मुझे ऐसा नहीं है कि शौक के लिए मैं 4-5 फाइट खेल के बैठ गया, हाँ भाई मैं तो फाइटर हूँ, मेरे को जिम खोलना है। नहीं, मेरा डेविड ऐसा मेरा कोई प्रोस्पेक्टस नहीं था। मैं बस ये चाहता था कि मैं जब तक खेलूँ ना, एक अच्छे वेट क्लास में खेलूँ, एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक खेलूँ। ठीक है, और सेकंड थिंग, जहाँ तक आप कह रहे हो वेट क्लास की बात है, मैं इन फ्यूचर हो सका तो और नीचे जाना चाहूंगा ओके। एज ए बैंटम वेट। ठीक है, मेक सेंस, बट या ऊपर जाना तो नॉट पॉसिबल होता। मेक सेंस। लाइक सो बेसिकली वोल्कानोव्स्की की तरह आप फेदर वेट पे ही रहेंगे या उससे नीचे जाएंगे अब, राइट? दैट्स इट। तो आई मीन मेरा एक दूसरा सवाल रहा है कि क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग तो आई थिंक फिजिकल ट्रेनिंग एक काफी बड़ा कंपोनेंट ऑब्वियसली है आप एमएमए गेम का, पर जहां आपसे कॉन्वर्सेशन करके ही ऑलरेडी मुझे समझ आ रहा है कि मेंटल इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा है इससे।
तो जो मेंटल ट्रेनिंग फाइटर को करनी होती है उसके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर फाइटर्स व्हेन इट कम्स टू द मेंटल ट्रेनिंग? ओके, सो बेसिकली मेंटल ट्रेनिंग मैंने भी काफी बार की है। मैं आपको सिंपल बताऊं, लोगों को लगता है कि आप फाइट कैंप कर रहे हो तो केवल आपको फाइट ही करनी है, आपको मैट पे ट्रेनिंग करनी है, या आपको रनिंग ही करनी है, या आपको रेसलिंग ही करनी है, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग। आपको करना सब कुछ है, लेकिन आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। और एज एथलीट वो रिलैक्स कभी होता नहीं है, सिंपल है। ये हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बैक ऑफ द स्टेज जब आप खड़े होते हो तो आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होता है, आप बस शो करते हो कि मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स है। जी। और इसमें कोई वो नहीं है। आप दुनिया के कितने बड़े स्टार को उठा के देख लो, चाहे जॉन जोन्स हो, चाहे वो अपना जीएसपी हो, सबका एक ही कहना है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में है कि बॉस जो ये बोलता है कि बैक स्टेज मेरी हवा टाइट नहीं है, वो क्लियरली झूठ बोल रहा है अपने आप को छुपाने के लिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। हमने 10 फाइट खेली, 20 फाइट खेली, 5 खेली, लेकिन आज भी यदि हम वापस रिंग में जाते हैं तो एक बार के लिए हमारा भी हार्ट बीट अप होता है। हम्म। सो वो रीजन हमेशा रहता है। बट मेंटली ट्रेनिंग आपको योगा करना, मैं तो सीरियसली सजेस्ट करूंगा, आपको योगा करना बहुत जरूरी है। एज ए फ्लेक्सिबिलिटी, एज ए ब्रेन पावर, एज ए रिलैक्स योर माइंड। और आपका जो अग्रेशन है ना, योगा वो चीज है जो उस टाइम पे निकालती है जिस टाइम पे उसकी जरूरत होती है। अंडरस्टूड। ऐसा नहीं कि आप रिंग में गए, हाँ हाँ, नहीं होता है ऐसा। आपका दिमाग जितना रिलैक्स रहता है आप उतना इजी खेलते हो। आपका दिमाग कितना अग्रेसिव रहता है आप उतना एक सडन पॉइंट के लिए अपग्रेड करते हो, लेकिन उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आता है तो आप ड्रॉप कर जाते हो 100%। लेकिन यदि आपका ब्रेन प्रॉपर ट्रेन है तो आप कभी भी 100 से जीरो नहीं आओगे। आप 90 आओगे, 70 आओगे, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो आपको वापस फ्लैक्चुएट करके ऊपर ले जा रहा होगा। सो ब्रेन को ट्रेन करने के लिए तो रिलैक्स रहना उतना जरूरी है जितना तो शायद आपको एक स्पारिंग के टाइम पे ग्लव्स पहनना जरूरी है। बिल्कुल। आपका माइंड रिलैक्स नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई रिलैक्स, काम। That's great advice, I'm sure, because like the amount of pressure that fighters feel, एक तो खुद का pressure of having to compete, then on top of that having an audience, then having an audience which is, you know, in your case whole Indian country is supporting you, तो उसके लिए I'm sure like ऐसे cases में it is very important for fighters to realize how to relax themselves so that they can flow and show what they have practiced for so many months inside the cage and actually put it on display. So thank you so much for that, you know, much needed advice. मेरा एक दूसरा सवाल आपके लिए जो रहा है कि थोड़ा आई एम नॉट श्योर आप कैसे सोचेंगे इसके बारे में, बट अभी आप आई मीन लेट मी जस्ट गो एंड आस्क इट, लाइक अगर आप अपने एमएमए करियर के शुरुआत में वापस जा पाते, आपने एक वैसे हिंट दिया अभी हैवीवेट के बारे में मेंशन करके, बट व्हाट वुड बी, क्या क्या आप अपने आप को क्या आप चेंज करते हो उस टाइम पे व्हेन यू वर जस्ट स्टार्टिंग आउट एज अ प्रोफेशनल? व्हाट वुड यू चेंज इफ यू कुड गो बैक इन टाइम? ओके, एज ए प्रोफेशनल यदि मुझे पता होता कि मैं इतने लंबे समय तक खेलने वाला हूँ, क्योंकि जो कि मैंने कभी फर्स्ट फाइट के टाइम पे नहीं सोचा था। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ कि जी। मेरे को ये नहीं था कि मैं अगले 10 साल ये काम करूंगा या मैं अगले 15 साल ये काम करूंगा। सो यदि ये पॉसिबल होता तो मैं सबसे पहले अपनी वेट क्लास ही चेंज करता, क्योंकि जी। उस टाइम किसी को नहीं पता था कि कहाँ खेलने से क्या बेनिफिट है, हम्म। क्या लॉस है। बस उस टाइम ये था कि हाँ यार खेलना है, हाँ यार खेलना है। लेकिन यदि हम उस चीज को चेंज कर सकते तो मैं सबसे पहले अपनी वेट क्लास चेंज करता, फर्स्ट थिंग। और मैं प्रॉपर ट्रेन करता। ओके। एमएमए मीन्स एमएमए, मुझे सब कुछ सीखना होता है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो। ठीक है, रेसलिंग हमारा बेस रहा है शुरू से, बट मैं और चीजों में फोकस करता। हाँ, धीरे धीरे जब नॉलेज वापस हमने ग्रैब करी, जब हमारा माइंड सेट हुआ कि हाँ एक फाइट, 2 फाइट के बाद कि मुझे यार अच्छे फाइट कैंप चाहिए, ऐसे फाइट पार्टनर चाहिए, ताकि मैं उस चीज को डेवलप कर सकूं। और आपको पता है, देखो स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ होती है ना, बहुत इजी नहीं है एज ए अदर थिंग। एक जॉब प्रोस्पेक्टस से ले लो, आप एक अदर थिंग से ले लो, जॉब प्रोस्पेक्टस 9 to 5 की जॉब कर रहा है, ऐसी सैलरी ले रहा है। सो मेरा मानना ये है कि एथलीट की लाइफ थोड़ी सी अलग है। अलग इन द सेंस, ऐसा नहीं है वो कमाता नहीं है, ऐसा नहीं है उसके पास नाम नहीं है, बट उस नेम को बनाने के लिए ना उसे अपना 100% देना पड़ता है। यदि वो अपना 100%। 100% नहीं दे पाते ना तो नेम होगा ना फेम होगा।
और ऐसे बहुत एथलीट है ना, ओनली नॉट फॉर एमएमए, मैं सभी गेम्स की बात कर रहा हूँ, जो आए तो थे लेकिन गए कहाँ किसी को नहीं पता। हम्म या तो वो अपना 100% नहीं दे पाए, या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली, सिंपल। इसमें लॉजिकली मैं किसी को गलत और सही नहीं बता रहा हूँ, मैं एक गेम प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि एथलीट के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके पास सही पाथ नहीं है, तो वो हम्म गायब हो जाएगा। ठीक है, अलग चीजें करने लगेगा, अपना जिम खोल लेगा या और कुछ काम करना शुरू कर देगा, पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर देगा। बट आपके पास सही गाइडेंस है तो आप लंबा समय तक खेलोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बट आपको सही रास्ता चाहिए होता है। all right, I mean, so thank you so much, मतलब तो वही सोच रहा था कि आपने वेट क्लास के बारे में मेंशन किया, एंड देन having guidance at a very young age will always be very very helpful. So and that is very impressive, क्योंकि अब इंडिया में हम नोटिस कर रहे हैं कि अब एक जनरेशन आ रहा है जहाँ पे बच्चे are being guided by fighters like yourself. So I am really excited for what the next generation and the generations after that will bring. So that is all. सीरियसली। I agree. I totally agree. Um, I don't know if this you consider this a controversial question, but मैंने सोचा I think like एक question है जो पूछना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों का अलग अलग टेक होता है इस क्वेश्चन पे एमएमए फाइटर्स का, कि आपके हिसाब से व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट that you would use if there was one martial art that you would said I have to learn this, इसके सिवाय बाकी सब कुछ भी हो ये 100% सीखना है, what would be that for anyone, for anyone? ओके, देखो सबका अपना अपना जितने भी लोग एमएमए कर रहे हैं, इन इंडिया, इन वर्ल्ड, इन एशिया, एवरीवेयर, सबका अपना अपना, ये चीज मैंने अभी भी नोटिस करी थी जाके कैंप में, सबका अपना अपना एक पर्सनल प्रोस्पेक्टिव होता है। ठीक है, सीखना सबको सब कुछ है, हाँ सिंपल। ऐसा नहीं है कि मुझे बॉक्सिंग आनी चाहिए, मुझे रेसलिंग नहीं आनी चाहिए, मुझे बीजेजे आना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि जैसे सपोज करो मेरे साथ वहाँ पे कजाकिस्तान के लड़के थे, उज्बेकिस्तान के लड़के थे, जिनके साथ मैं स्पारिंग कर रहा था। अभी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी रेसलिंग इतनी अच्छी थी कि उनको पकड़ पाना मुश्किल था। और वो रेसलिंग के टाइम पे मैट पे इतना अग्रेसिव होते थे ना, मैं कह रहा हूँ 100 नहीं, वो अपना 200% देने को रेडी होते थे, क्योंकि वो उनका फेवरेट है। हम्म जैसे स्कूल में किसी का मैथ सब्जेक्ट फेवरेट होता है, कोई इंग्लिश अच्छी पढ़ता है, किसी को साइंस पसंद है, सेम थिंग। जैसे जब रेसलिंग क्लास होती थी मुझे बड़ा मजा आता था, जैसे बीजेजे क्लास होती थी मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो आपका ना वहां पर आपका पोटेंशियल आपको लगता है आप 100% दे सकते हो। हम्म लेकिन हाँ, फाइट कैम्प जब शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं यार, अब मुझे बॉक्सिंग और अच्छी करनी है, और शार्प करनी है, और अच्छा शुरू करना है। सो मैंने उस चीज वहां जाके काफी फोकस किया। और मैं ये कहूंगा एमएमए के लिए कुछ भी प्रोस्पेक्टिव ऐसा नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, ये सीखना चाहिए और ये नहीं सीखना चाहिए। सीरियसली, आप जब एक अच्छे अपोनेंट के सामने खड़े होगे तो आपको पता लगेगा कि आपको हर चीज आनी चाहिए। और so ना कुछ करते करते भी कम से कम level इतना हो कि आप कुछ नहीं सकते तो डिफेंस करना सीख सको, वो बहुत got it, जरूरी है। defense is more important. मोर इम्पोर्टेंट, सीरियसली। कई बार आपको लगता है आप केज पे चले गए हो, लेकिन यार मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। कई बार आपको लगता है कि मैं सेंटर में खड़ा हूँ, मैं केज तक जाऊंगा कैसे। तो वो सब चीजें आपके प्रोस्पेक्टिव में होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अटैक नहीं कर सकता तो कम से कम यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं अपने गेम तक जा सकता हूँ, मेरा गेम प्लान ये है, मैं इस गेम प्लान तक जा सकता हूँ। तो हमें थोड़ा वो फोकस करना चाहिए। आपका जो 100% है, आप ऑटोमेटिकली उस पर काम करोगे ही करोगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई भी उसे इसमें आपको लगता है रेसलिंग बेस्ट है तो आप सोचोगे नहीं यार मैं और इसमें कुछ और अच्छा जोड़ सकता हूँ। आपको लगता है बॉक्सिंग बहुत अच्छा करते हो, मैं इसमें कुछ और जोड़ सकता हूँ। एड ऑन, एड ऑन, एड ऑन, सबका दिमाग वही बोलता है। 100%, and especially like as we have seen कि in the past few years, अगर हम वैसे पिछले 5 साल का UFC फाइट्स देखें और अभी 5 साल का फाइट्स देखें, the earlier there would be ऐसे एक डिवीजन होता था कि ये एक स्टैंड अप गाय है या ये फिर ये एक ग्रैपलिंग गाय है। आजकल सब मर्ज हो चुका है, एवरीथिंग इट्स एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वेयर एवरीवन इज गुड एवरीवेयर. So यस। yes, I totally agree with that point. Ki you have in today's time, if you have to compete, you have to be good at everything and excel at everything, right? Isse I come to like some questions about promotions, different promotions around us, and I just wanted to know, aapke koi
favorite promotions in Asia, any particular fighters, male and female, in the Indian circuit and the Asian circuit that we should all look out for and watch, if you would have any to suggest? सो बेसिकली मुझे जो कॉनर मैकग्रेगर की बिल्कुल लास्ट फाइट थी जो खबीब के साथ खेला था, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं खबीब को काफी पसंद करता हूँ जी एज ए एथलीट, सिंपल। एज ए बिजनेसमैन कॉनर मैकग्रेगर इज गुड, बट आप कहीं ना कहीं फाइट प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, कॉनर मैकग्रेगर ने उम्मीद नहीं की थी कि खबीब आपको पंच मार के ग्राउंड पे ला सकता है। बिल्कुल भी मैं लिख के दे सकता हूँ कि आज ये क्वेश्चन कॉनर मैकग्रेगर के सामने रखा जाए कि मुझे लगता था कि खबीब तेरे को ओवरहेड राइट मारेगा और तू नीचे आएगा, सीरियसली उसे 200% ये उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर इज ए बॉक्सिंग बैकग्राउंड प्रॉपर, जहां तक मुझे लगता है। सो वो चीजें हैं जो दिखाती हैं आपको कि आपने ना किया है, आपने चेंज किया है अपने आप को। और जहां तक आप कंप्लीट एमएमए की बात कर रहे हो, आज के टाइम पे मेरा फेवरेट पहले भी वही था और आज भी वही है। मैं दो लोगों को अपना फेवरेट मानता हूँ, एक तो खबीब सिंपल, जिसको मैं शुरू से देखता है फॉर यूएफसी, एंड सेकंड थिंग कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अपना फेवरेट मानता हूँ। आप इंडियन एशियन एमएमए की बात करोगे तो मैं सीरियसली मैं नहीं देखता हूँ फाइट। आप मुझसे पूछोगे तो यूएफसी देखता है संडे को, मैं नहीं देखता हूँ, मैं कभी नहीं देखता हूँ। और सीरियस नोट पे मैं इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं 6 दिन ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक दिन प्रॉपर रेस्ट चाहिए। मैं सुबह 4 बजे, अभी नेक्स्ट फाइट का आज ही बात कर रहे थे हम लोग की रात को 2:30 बजे शुरू हो रहा है, मैंने सुना है। हाँ 2:30 2:30 कौन उठ के, हाँ 2:30 कौन फाइट देखेगा बॉस? हम देखेंगे सर। आप देखिए, मैं हाईलाइट देखूंगा बाद में जी बैठ जी जी, के। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। या बट नहीं, मैं सीरियसली आपको फाइट देखनी चाहिए, कोई भी एथलीट होता है, मैं भी क्यों ना हूँ। मैं शायद मानता हूँ ये भी मेरी वीकनेस हो सकती है। आपको फाइट देखनी चाहिए, आपको बहुत कुछ ग्रैब करने को मिलता है। जी मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं मूवीज के अलावा यही देखना पसंद करता हूँ, हाईलाइट देखता हूँ, फेवरेट मूव्स देखता हूँ, उसने क्या किया, अच्छा इसने ऐसे कैसे किया था। और कोई चीज आपको देखो, आप सीधा है, मान लो मैं रेसलिंग के ग्रैपलिंग करता हूँ, तो मुझे मूव बहुत अच्छी लगती है तो मैं उस पर फोकस कर लेता हूँ, उसको जी 6 बार देखता हूँ रिवाइंड करके, यार ये इतना इजी एंटर करके गया कैसे, इसने ये चीज करी कैसे। तो आपको अच्छी चीजें ऐसे ही मिलती हैं। जी और सजेस्ट यही करूंगा कि फाइट्स देखो, मैं भी देखता हूँ पर 2:30 जोड़ के नहीं देखता हूँ। नहीं वही, आई मीन, एंड यू आर नॉट द ओनली फाइटर जिनसे मैंने सुना है कि वो ज्यादा अपने हिसाब से देखते हैं बेसिकली, एंड इट कंप्लीटली मेक्स सेंस। अ फाइटर हु इज लिविंग एंड ट्रेनिंग 6 days a week, for us as fans it is more of an entertainment aspect. For you it is your life, and so it is completely understandable कि आप ऐसा करें, and I get it because there's a lot of fighters, Max Holloway for example is famous. वो कहते हैं कि वो अपने फाइट के कैंप के बाहर सिर्फ गेमिंग करते हैं. He is not at all interested in watching UFC fights. So I totally get it. I totally get the difference in approach to. वो उसकी थिंकिंग के हिसाब से वो अपने दिमाग को ना और चीजों के साथ ट्रेन करता है। जी सिंपल, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, लेकिन आप देखना बहुत से लोग ऐसे, जो भी आपने बताया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अदर चीजें करते हैं जब उनका रिलैक्स डे होता है ना। कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जबकि वो उनका गेम नहीं है। जी लेकिन आपके ब्रेन को जो मेरा मानना ये, सपोज करो आप आज जिम जा रहे हो, आज आपको पता है कि मेरे को बाइसेप ट्राइसेप करनी है, लेकिन आप सडन पॉइंट पे पहुंच के जिम में ये बोलते हो कि नहीं यार मैं शोल्डर करूंगा, तो उस चीज के लिए ना आपका जो ब्रेन होता है ना, वो थोड़ा टाइम लेता है रेडी होने के लिए, हम्म क्योंकि आपने उसको शॉक दिया है। ठीक है, तो एमए कायदे से वही चीज है। आप हम्म जब मैट पे जाओगे आपको लगता है आज तो रेसलिंग डे है, लेकिन आपको कोच बोलता है नो आज बॉक्सिंग होगी, तो आपके दिमाग को ना वहां पे सेटल होने में टाइम लगता है। हम्म और वो आपका सबसे अच्छा प्रोस्पेक्टिव होता है वर्कआउट करने का। ये भी मेरा एक क्वेश्चन रहा है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि किसी भी थ्राइविंग एमएमए सीन के लिए एमेच्योर पे बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एन एमेच्योर कैन हैव, एंड दैट विल रियली हेल्प इन द प्रोफेशनल फाइट. सो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आपके अकॉर्डिंग एज टाइम बढ़ता है और हमारे यहाँ पे सीन बेटर होता है, व्हाट शुड बी द आइडियल
time period, or what should be the ideal amount of fights that a fighter takes as an amateur, जिससे पहले उसे सोचना चाहिए कि अब मैं प्रोफेशनल में compete करना चाहिए? देखिए, अमेचर्स की कोई लिमिट नहीं है। आप 10 खेलें, 100 खेलें, 200 खेलें। आप जैसे कि लिन मचेंगो है, जो बॉक्सिंग प्लेयर, आप उधर देखेंगे तो उसने ऑलमोस्ट 300 फाइट्स अमेचर्स खेल चुका है, जिसके बाद उसने प्रोफेशनल में एंट्री की थी। सो ये प्रोस्पेक्टिव मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा कि आपको 10 खेलनी चाहिए, 2 खेलनी चाहिए, 5 खेलनी चाहिए, 50 खेलनी चाहिए। ये आपकी कैपेबिलिटी है। और मेरा मानना ये है कि प्रोफेशनल से ज्यादा अमेचुअर टफ है। सिंपल, क्योंकि वो लोग एक दिन में 3-3 फाइट भी, 4-4 फाइट भी खेलते हैं। वो एक कंपटीशन है जहाँ आपको सेमीज खेलना है, क्वालिफाई करना है, फिर फाइनल्स में जाना है। और ऑब्वियसली एमएमए खेल रहे, इंजरी के बिना तो आप रुक ही नहीं पाओगे, वो 100% श्योर है। ठीक है, बहुत अच्छी किस्मत है तो बात अलग है, बट 99% केसेस में आपको पहली फाइट से कुछ ना लगना शुरू होता है, और फाइनल्स तक आप बिल्कुल ऐसे हो चुके होते हो कि यार अब कैसे खेलूंगा, लेकिन आप खेलते हो। सो मेरा व्यू ऑफ पॉइंट और थॉट ऑफ पॉइंट ये है कि अमेच्योर्स के लिए प्रो में आना जब है जब आप 100% अपने दिमाग से रेडी हो, आपका कोच आपके लिए रेडी है कि मुझे अब अपने इस फाइटर को प्रोफेशनल में उतारना है। दैट्स टू कम, सिंपल। और जहाँ तक अमेचर्स की बात है, सीरियसली बहुत टफ है अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल्स। मैंने बहुत से इवेंट देखे हैं खड़े होके। वो लोग, मतलब वो लोग जितना एफर्ट डालते हैं ना डेविड, नहीं लगता कि, ठीक है टाइमिंग का डिफरेंस है, 3 मिनट 5 मिनट, दैट्स इज फाइन। बट आप ये सोचो वो 3 मिनट के 3 राउंड भी खेलता है, उसके वजह से 2 घंटे बाद फिर बोल दिया जाता है Exactly, yeah. कि रेडी हो जाओ, आपकी नेक्स्ट फाइट है। सो मुझे लगता है उसका ब्रेन हम लोगों से ज्यादा ट्रेन होता है। And the amount of experience that they might be learning is also, I'm sure, going to be very helpful. अब आपने mention किया कि IMMAF में हमारे बहुत सारे इंडियन फाइटर्स ने भी compete किया है। महबूब खान आता है सबसे पहले मेरे दिमाग में। So you're 100% right. Like, thank you for bringing that up. And I mean, this brings me to the last question of our interview. I've had a great time talking to you, and it's really great to have a conversation with a fighter who's so cerebral and able to explain, your ideas and thoughts in such a nice manner. Like, and as an interviewer and from my viewers' sides, we really like to thank you for taking out the time. But before we end this interview, I just wanted to ask you, क्योंकि ये हर फाइट के बाद बहुत सारे सवाल रहते हैं, पर एक सवाल जो हमेशा रहेगा वो है कि अब what's next? What is the fighter going to do next? So मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि when will we see Vikas Singh back inside the octagon, inside the cage, smart cage, and how long will that take? And yeah, if you could let us know about that. सो बेसिकली जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा 1 मंथ का सस्पेंशन है जो 3 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। सो मैं उसके बाद आई होप अप्रैल एंड या मई, मिड ऑफ द मई, बैक टू फिलाडेल्फिया, माय फाइट कैंप। Wow, that's wonderful. Like, that's amazing news. And अभी तक ये न्यूज अंडर कवर है, सो जी अभी उस प्रोस्पेक्टर पे काम चल रहा है। जी सो जाना मुझे, ये सिंपल है डेविड, मुझे जाना वहीं पे ट्रेनिंग कैंप के लिए। ठीक है, बिल्कुल। सो और सिंपल है डेविड, जब आप कैंप के लिए निकलते हो ना, तो फाइट्स भी अपने आप आती हैं। I understand. Oh, yes. It's visualizing as well. Like, आप decide कर रहे हैं कि ये मिलने वाला है आपको और मिलेगा भी. And I just have to say, like, we are really proud of you, and thank you so much once again for taking out the time to have this conversation with us, both from Rinal's side, from Sayyad's side, from Sportskeeda's side. Thank you so much for taking out the time. We all wish you all the best for your future endeavors, and I cannot wait to see you compete again. I cannot wait to have a conversation with you again. So all the best, and thank you so much for joining us, and take care, and I hope to see you soon. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, Thank you so माय much. प्लेजर।